हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी के प्रश्नों को। डेली हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग डेली क्लासेस देख रहे हैं तो निश्चित ही आप लोगों का जियोग्राफी का एनसीईआरटी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और बहुत ही आसानी से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और 4, हमारी बदलती पृथ्वी और वायु के बारे में आज हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। और आप के सामने है आज का पहला प्रश्न, कथन कारण का है। कथन ए है, पृथ्वी का स्थल मंडल अन्य प्लेटों के विभाजन, यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। कारण कह रहा है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। आपके सामने है दो ऑप्शन कथन और कारण का। आपको बताना है, ए में दिया है कि दोनों बातें सही हैं और कथन का कारण पुष्टि भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में है कि ए सही है पर आर गलत है, और डी ऑप्शन में है आर सही है आर गलत है बट ए मतलब जो है सही है। यहाँ पे होगा ए सही है बट अच्छा नहीं, ए गलत है और आर सही है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है क्या है जो आपका सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे लिखी हुई आपकी दोनों बातें सही हैं। पृथ्वी का जो स्थल मंडल है यानी कि ऊपर का जो परत है, ये अनेकों प्लेटों में विभाजित है, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे प्लेट हैं। और नासा के अकॉर्डिंग 100 आपकी बड़ी प्लेटें हैं और अनगिनत बहुत सारी छोटी प्लेटें हैं। और ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से जो है कंपन करती रहती हैं और ये एक दूसरे के पास भी आती हैं, एक दूसरे से दूर भी जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी करती हैं। 3 तरह की गतियाँ करती हैं लोग, अभिसारी, अपसारी और संरक्षित। कारण कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है और ये मैग्मा गोल यानी कि वृत्ताकार रूप में हमेशा हिलता रहता है और जिसकी वजह से इसके ऊपर जो प्लेटें हैं वो हमेशा सरकती रहती हैं धीरे धीरे। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और व्याख्या भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की गति के बारे में कौन सी बात है जो सही है। आपके सामने ऑप्शन है और आपके सामने कूट भी है, उत्तर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतर्जात बल कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। कूट की सहायता से उत्तर दीजिएगा। ए में है केवल पहला सही है, बी में है केवल दूसरा सही है, सी में है कि दोनों बातें सही हैं और डी में है कि कोई सही नहीं है। बहुत ही आसान और बिल्कुल कॉमन सेंस का है और मेरे बच्चों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो घटनाएं बाहर घटित होंगी वो बहिर्जात होंगी और जो घटनाएं अंदर घटित होंगी वो अंतर्जात होंगी। तो बल भी वैसे ही हुआ, जो बाहर काम करेगा वो बहिर्जात, जो अंदर काम करेगा वो आपका अंतर्जात। तो ये आपके लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। आपके सामने है 2 ऑप्शन कथन और आपको बताना है कि क्या है जो सही है। पहला कह रहा है, भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। दूसरा कह रहा है, उद्गम केंद्र भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अब आपको बताना है कौन सा सही है। ए में है केवल पहला सही है, बी में है केवल दूसरा सही है, सी में है कि दोनों बातें सही हैं और डी में है कि कोई सही नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फोकस। उद्गम केंद्र के ऊपर भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भूमि सतह पर जहाँ भूकंप महसूस किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो अधिकेंद्र है। लेकिन जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो फोकस, यानी कि मान लीजिए आपका भू सतह है और भूकंप यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उद्गम या आपका हो जाएगा फोकस। और जहाँ पर ये भूकंप पहले महसूस किया गया, जहाँ पे चीज़ें हिली, ये आपका हो जाएगा अधिकेंद्र। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? आप सभी को पता है जब नदियाँ आपके मैदानी बेल्ट में आती हैं तो यहाँ पे ये मोड़दार रास्ते का उपयोग करती हैं और ये मोड़दार जो रास्ते होते हैं ये क्या कहलाते हैं? पहला है विसर्प, दूसरा है नदी द्रोणी, तीसरा है चाप झील और चौथा है वितरिका। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। और सभी बच्चों को पता है 7th क्लास के एनसीईआरटी के प्रश्न तो गलत होने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटे बच्चों का है लेकिन बहुत ही शानदार है। तो याद रखिएगा आपका विसर्प है। विसर्प मतलब कि सर्प के आकार का, जैसे सर्प चलता है जब नदियाँ मैदानी बेल्ट में आती हैं तो इस तरह से कटान करते हुए चलती हैं और इसी को कहा जाता है विसर्प। ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है ये बिल्कुल सही है। नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है। नदी जो है ये चाप के आकार के झील का निर्माण कहाँ करेगी बच्चा लोग? पहला ऑप्शन है पहाड़ी भागों में, दूसरा कह रहा तटीय भागों में, तीसरा कह रहा मैदानी भागों में और चौथा कह रहा उपयुक्त दोनों भागों में। आपके लिए उपयुक्त तीनों भागों में। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोग इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि जो नदी है ये चापाकार झील का निर्माण कहाँ करने वाली है। तो आप सभी को पता होगा कि जो चाप के आकार की झील बनाती नदियाँ ये मैदानी बेल्ट में बनाती हैं। जब वो इस तरह से जो है बहती हैं तो ये देखिए चाप आप इसी तरह की जो मतलब बनाते वही चाप कहलाता है। यानी कि मैदानी बेल्ट में जब वो विसर्प बनाती हैं तभी वो चाप के आकार की झील भी बना देती हैं और यहीं पे गोखुर झील भी बनाती हैं। गोखुर झील यानी कि गाय के खुर जैसी झील, साथ ही चाप जैसी झील भी कहाँ बनाएंगे? ये मैदानी भागों में बनाते हैं। मैदानी भागों में बनाते हैं अपने तटों के किनारे। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है जब नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो अवतल किनारे पर अपर्दन तथा उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। कालांतर में यह प्रक्रिया बढ़ती जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार होता जाता है। यह घुमाव एस आकार के होते हैं। दूसरा कह रहा है समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। आपके सामने है 2 ऑप्शन और आपको देखिए 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रत्येक वितरक अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाना के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब ए ऑप्शन में है कि पहला दूसरा सही है, बी ऑप्शन में है कि दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन में है पहला दूसरा तीसरा सही है और डी ऑप्शन में है कि कोई नहीं। फटाफट देंगे जवाब कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, एकदम कॉमन सेंस का है, आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। तो आपके यहाँ पे तीनों बातें सही हैं। जब नदियों का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तभी तो चाप झील का निर्माण करते हैं ये लोग मैदानी क्षेत्रों में। तो अवतल किनारे पर यानी कि वो किनारा जो अंदर की तरफ धंसा होता है, जब ऐसे चलती हैं तो अवतल मीन्स होता है जो अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है, इसको कहते हैं अवतल, और जो बाहर की तरफ निकला हो उसे उत्तल। तो वही कह रहा है कि अवतल किनारे पर अपर्दन यानी कि यहाँ से पानी घुसेगा तो यहाँ से काटेगा, काट करके मिट्टी लेकर के आएगा। अपर्दन तथा उत्तल किनारे पर निक्षेपण, और जो किनारा उभरा हुआ होगा यहाँ पे वो अवसाद को छोड़ देगी होता है। कालांतर में यह प्रक्रिया बढ़ती जाती है और मोड़ अधिक घुमावदार होता जाता है। यह घुमाव एस आकार के होते हैं। अब आप देखिए एक जगह काटेगा, एक जगह छोड़ेगा, एक जगह काटेगा, एक जगह छोड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? एस आकार का संरचना ले लेगा। बिल्कुल आसान है ये। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहते हैं। बिल्कुल, ये नदियाँ जब अवसाद लेके ढोते 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 लास्ट में समुद्र के पास पहुँचते हैं तो इनकी गति अवसाद की वजह से धीमी हो जाती है, और जब गति धीमी हो जाती है तब ये कई पतली पतली धाराओं में बट जाते हैं। इसी को कहते हैं वितरिका। याद रखिएगा बच्चा लोग, इसी को वितरिका कहते हैं क्योंकि ये धाराएं बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती हैं और फिर इनका विभाजन हो जाता है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने अवसाद को संग्रह करके डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। यानी कि नदी जो आती है जब वो बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है तो सभी धाराएं जो हैं अवसादों को अपने अपने रास्ते में इकट्ठा कर देते हैं और फिर इस तरह से हो जाता है डेल्टा का निर्माण। और ये आपका ऑप्शन तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? कौन कौन से ऐसे तटीय संरचनाएं होती हैं जिसको समुद्र के जल के द्वारा बनाया जाता है, आपको ये बताना है। और ये प्रश्न आयोग ने कई बार पूछा है। हालांकि सारे प्रश्न जितने आप लोग हल कर रहे हैं वो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला देखिए, कह रहा है समुद्री गुफा का निर्माण करते हैं समुद्री लहरें। दूसरा कह रहा है तटीय मेहराब बनाते हैं। तीसरा कह रहा है स्टैग बनाते हैं। चौथा कह रहा है समुद्री भृगु बनाते हैं। ए में कह रहा है पहला दूसरा तीसरा सही है। बी में कह रहा है दूसरा तीसरा चौथा सही है। सी में कह रहा है पहला दूसरा सही है। और डी में कह रहा है उपरोक्त सभी बातें सही हैं। आपको बताना है कि तटीय इलाकों में जो समुद्री तरंगे होती हैं वो कौन सी संरचना का निर्माण करती हैं। याद रखेंगे बच्चा लोग, ये सभी संरचनाएं समुद्री लहरों से ही बनती हैं। चाहे वो समुद्री गुफा हो, यानी कि जब पानी के थपेड़े तटों से लड़ती हैं तो धीरे धीरे करके इस तरह से गुफा का निर्माण कर देती हैं। तटीय मेहराब यानी कि जो गुफा बनता है उसका जो ये ऊपर का इलाका होता है इसी को कहते हैं मेहराब, ये भी बन जाता है। स्टैग मतलब जो ऐसे सीधा खड़ा रहता है, पतला पतला छड़। और आपका भृगु, इन सभी का निर्माण होता है समुद्री तरंगों यानी कि समुद्री लहरों से, और वो भी किनारे यानी कि तटों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोयस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? किस वजह से लोयस का निर्माण होता है आपको बताना है। और ये प्रश्न तो अनगिनत बार एग्जाम में आया कि लोयस का निर्माण कौन करता है, लोयस का निर्माण कहाँ होता है, लोयस क्या है। तरह तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला है हिमानी, दूसरा है नदी, तीसरा है पवन और चौथा है समुद्री तरंगे। ये सभी अपर्दन भी करते हैं और निक्षेपण भी करते हैं। तो इनमें से कौन है जो लोयस को बनाएगा? और लोयस आपका निक्षेपण का परिणाम है। आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। जो हवा है रेगिस्तानी इलाकों में जो धूल कणों को उड़ा करके ले जा करके फैला देता है कहीं और मैदान का निर्माण कर देता है, उसी धूल या रेत के मैदान को लोयस करते हैं जो पवनों के निक्षेपण के द्वारा होता है। और ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको कथनों पर विचार करना और बताना है कौन से कथन हैं जो सही हैं। सही कथन बताने हैं। पहला, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। क्या रेगिस्तान में पवन ही अपर्दन और निक्षेपण के लिए जिम्मेदार होता है? दूसरा कह रहा है रेगिस्तान में पवनें रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। तीसरा कह रहा है जब पवनों का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटे पहाड़ी बन जाते हैं जिनको बालू टिब्बा कहा जाता है। आप देखिए, ए में कह रहा पहला दूसरा सही है, बी में कह रहा दूसरा तीसरा सही है, सी में कह रहा है कि तीनों बातें सही हैं और डी में कह रहा कोई भी सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है और आपके सामने कूट भी, और आपको देना है जवाब। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। और आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, निश्चित ही आप लोगों को बिल्कुल पता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण होता है। वहाँ पे पवन ही सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाता है अपर्दन और निक्षेपण में। रेगिस्तान में पवनें रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती हैं, पहुँचाती हैं, बिल्कुल सही है। और जब पवनों का बहाव रुकने लगता है, गति धीमी हो जाती है, तो उस पवन में जो रेत होते हैं, जो हवा अपने साथ ले जा रही होती है, वो धीरे धीरे नीचे गिराती जाती है, जिससे छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है। और इसे कहते हैं बालू डिब्बा। यहाँ पे लिखा है, यह सही होता है बालू टिब्बा। तो बालू टिब्बा हो या डिब्बा हो, यानी कि छोटे छोटे आकार के जो बनते हैं पहाड़ी, ये ही है आपका बालू टिब्बा, जो हवाओं की गति स्लो होने पर वो बना देती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कथन देखिए और आप जवाब दीजिए बिल्कुल शानदार तरीके से। पहला है वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्या ये बात सही है? दूसरा कह रहा है जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। क्या ये कथन सही है? तीसरा कह रहा है पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। क्या ये कथन सत्य है? आपको सत्य कथन ही बताना है। ए में कह रहा पहला दूसरा सही है, बी में कह रहा दूसरा तीसरा सही है, सी में कह रहा तीनों सही है और डी में कह रहा कोई भी सही नहीं है। आपने ऑप्शन और कूट दोनों देख लिया है और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप सभी को पता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है आपका नाइट्रोजन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर मिक्स हवाएं जाती हैं, जिस रेशियो में वो हवा में होते हैं उसी रेशियो में हम उनको सांस के रूप में ले लेते हैं। क्योंकि हवा से नाइट्रोजन को अलग करके सिर्फ ऑक्सीजन तो हम लेते नहीं हैं, हवा लेते हैं और हवा में सारी गैसें मिक्सअप होती हैं। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे पूरा नहीं करती हैं, ये गलत है। पहला दूसरा आपका सही है।
ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करने के बाद ही इसको ग्रहण करते हैं और पौधों में होते हैं राइजोबियम। हर मतलब जो अलग अलग पौधों में अलग अलग जीवाणु होते हैं, खास करके दलहनी में होते हैं आपके राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और आपका एक जीवाणु होता है जो इस नाइट्रोजन को विनाइट्रीकरण करके वापस एनवायरनमेंट में मुक्त कर देता है। अगर आपको याद है तो उस जीवाणु का नाम बताइए। आयोग ने कई बार पूछा है कि दलहनी फसलों में कौन पाए जाते हैं, तो वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन कौन सा है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को मुक्त कर देता है, यानी कि आपके राइजोबियम का जो है वो दुश्मन है, तो याद रखिएगा वो है आपका स्यूडोमोनास। आपका स्यूडोमोनास है, स्यूडोमोनास एग्जाम में कई बार आया है, तो याद रखिएगा मोनास, मोनास, स्यूडोमोनास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्यूडोमोनास ही नाइट्रोजन को वापस कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हवा में मुक्त कर देता है। वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पे सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि घटता हुआ क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा, उससे कम और सबसे कम। ये तो बहुत आसान है, आप सभी को पता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, 78% होता है। 78% आपका नाइट्रोजन होता है। 20 से 21% आपका ऑक्सीजन होता है और 0.93% आपका होता है जो है आर्गन ना, 0.93 होता है आर्गन और 0.03 होता है कार्बन। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बच्चों देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कह रहा है मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला बरसड़ वायुमंडल की किस परत में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। बहुत आसान है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल और चौथा है वायुमंडल। तो ये तो बहुत आसान है बच्चा लोग, आप सभी लोग इसका उत्तर आसानी से दे देंगे। आप सभी को पता है मौसम संबंधी सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल ही सबसे निचला मंडल है जो मानव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारे लिए सबसे उपयोगी मंडल भी यही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथनों पर विचार करना और सही कथन बताने हैं। आपका कौन सा है जो सही है, आपके सामने ऑप्शन और कोट दोनों है। पहला कह रहा है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। दूसरा कह रहा है क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक तथा ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। ए में कह रहा है पहला सही है, बी में कह रहा है दूसरा सही है, सी में कह रहा है कि दोनों बातें सही हैं और डी में कह रहा है कि कोई भी कथन सही नहीं है। और आप सभी को पता है इसका उत्तर बच्चा लोग निश्चित ही क्षोभ मंडल का वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण परत है, बिल्कुल सही है। और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। गर्मियों में भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक हो जाता है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ऊंचाई बढ़ जाती है। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, यानी कि काफ़ी कम होती है। तो बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक है और ध्रुवों की ओर जाने पर ये घटती जाती है, लेकिन औसत मोटाई इसकी 13 किलोमीटर तक है। तो आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हो गई हैं। नेक्स्ट देखिए, समताप मंडल के से संबंधित कौन सा कथन है जो सही है। आपको बताना है समताप मंडल के बारे में कौन सी बात है जो यहाँ सही बताई गई है। पहला कह रहा क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। दूसरा कह रहा यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग युक्त होती है। तीसरा कह रहा है ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित होती है। आपके सामने है 3 ऑप्शन और आपको कोड की सहायता से देना है उत्तर। ए में है केवल पहला सही है, बी में है केवल दूसरा सही है, सी में है पहला दूसरा सही है और आपका डी में है कि सभी सही हैं। चलिए मैं आपको एक और ऑप्शन दे रही हूँ। बी में है कि पहला दूसरा तीसरा सही है। चलिए देख लीजिएगा, बी में दूसरा तीसरा सही है और ए में पहला तीसरा सही है। आप दीजिएगा जवाब। आपके सामने ऑप्शन भी है और कोड भी। आपको कौन सा सही लग रहा है बच्चा लोग। तो आप सभी को ये पता है कि ऑप्शन नंबर जो सही है वो क्या है, केवल और केवल पहला तीसरा सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि ये युक्त नहीं होता बल्कि यह परत बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। यहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती, तभी यहाँ पे वायुयान और विमान जैसी चीज़ें उड़ाई जाती हैं। और पहला तो बिल्कुल सही है कि इसके ऊपर ही समताप मंडल होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल और उसके ऊपर आपका मध्य मंडल। तो ओजोन गैस भी समताप मंडल में ही पाई जाती है और आपका विमान वगैरह उड़ाने के लिए भी ये मंडल काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएँ नहीं होती।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो सही है? पहला कह रहा है समताप मंडल धरातल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। दूसरा कह रहा है समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। तीसरा कह रहा है समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। आपके सामने है 3 ऑप्शन और बिल्कुल आप देखिए छोटे क्लास का है, एकदम छोटे छोटे बच्चों को समझाने के लिए इतना अच्छे से जो है प्रश्न बनाए जाते हैं और एकदम बहुत ही शानदार है। आप सभी को पता है 6-7 क्लास में अगर इतने अच्छे से पढ़ा दिया जाए तो बच्चों का दिमाग बहुत तेज हो जाए। तो तीनों बातें बिल्कुल सही है बच्चा लोग। समताप मंडल धरातल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, एकदम कोई डाउट नहीं है। और इसमें जहाज उड़ाने के लिए काफ़ी अनुकूल होता है क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं हैं। और समताप मंडल की विशेषता एक ये भी है कि यहाँ पे आपका पाया जाता है ओजोन मंडल या ओजोन गैस जो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित और रिफ्लेक्ट कर देती हैं जिससे हमारी सुरक्षा होती है। तो तीनों बातें सही हैं, आप लोगों को इसमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगती है? आपको बताना है कौन से परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आयोग ने बहुत बार पूछा हुआ है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है वायुमंडल। आपके सामने है 4 ऑप्शन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आपका वायुमंडल। आपको बताना है किस मंडल में उल्का पिंड आकर के जल जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। मध्य मंडल में ही आकर के उल्का पिंड मोस्टली समाप्त हो जाते हैं। बहुत ठंडा मंडल होता है, यहाँ पे आके उनके जो राख हैं, जो धूल हैं, वो जम जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है? आपके सामने कूट भी है और ऑप्शन भी। पहला है मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत होती है। दूसरा कह रहा है मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपरी परत होती है। तीसरा कह रहा है मध्य मंडल लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। आपके सामने 3 ऑप्शन है और आपको बताना इसमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि वायुमंडल के 5 परतों में सबसे ठंडा परत कौन सा होता है? सबसे ठंडा परत कौन सा होता है बताएंगे, आयोग ने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे लिखी हुई तीनों बातें बिल्कुल ही सही हैं। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, क्षोभ मंडल के बाद समताप, समताप के बाद मध्य मंडल तीसरी परत है आपकी, उसके बाद आयन और फिर बहिर। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर परत है, बिल्कुल सही है। मध्य मंडल लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, बिल्कुल सही है। और यही मंडल सबसे ठंडा मंडल भी है क्योंकि यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है? आपको सत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है आयन मंडल में आयनों तथा विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तत्वों को पृथ्वी तक परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। क्या यह बात सही है कि आयन मंडल में आयन और विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो आयन मंडल में रेडियो तत्व हैं पृथ्वी से जो मतलब जो है भेजी जाती हैं वो पृथ्वी की तरफ परावर्तित हो जाती हैं जिससे संचार संभव होता है। दूसरा कथन देख लीजिए, कह रहा है समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। आपके सामने है 2 ऑप्शन, कोट भी देख लीजिए। ए में केवल पहला, बी में केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है कि इसमें भी आपकी दोनों बातें सही हैं। आयन मंडल में आयन होते हैं, कुछ ऐसे विद्युत आवेश होते हैं जो धरती से भेजे जाने वाले तरंगों को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिससे दूर संचार संभव होता है। मोबाइल, टेलीविज़न, जितने भी दूर संचार हैं सब इसी गुण की वजह से संभव होते हैं। जितने भी आपके उपग्रह होते हैं सारे आयन मंडल में ही लगाए जाते हैं। तो आपका दूसरा भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। समताप मंडल के निचले परत में ही पाया जाता है आपका ओजोन मंडल जो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है, कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या सूर्यातप कहलाती है। दूसरा, सूर्य तक की मात्रा पृथ्वी की हर जगह एक समान होती है। सूर्यातप की मात्रा यहाँ पे होगा सूर्यातप, सूर्यातप की मात्रा हर जगह पृथ्वी पर एक समान होती है। ए में कह रहा है पहला सही है, बी में कह रहा है दूसरा सही है, सी में कह रहा है दोनों सही है, डी में कह रहा है कोई भी सही नहीं है। बहुत आसान है, एकदम कॉमन सेंस का, आप सभी को पता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसी को सूर्यातप कहते हैं। इसी से आपकी धरती की गर्माहट बनी रहती है और इसी से धरती पर जीवन संभव होता है। सूर्य जो तप है या सूर्यातप है इसकी मात्रा पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं है।
बिकॉज सूर्य जो है वो हर जगह समान रूप से नहीं चमकते हैं, क्योंकि ध्रुवों पे बहुत ठंडा है और भूमध्य रेखा पे हमेशा सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ध्रुवों पर हमेशा किरणें नहीं पड़ती हैं, या कहीं बहुत तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो हर जगह समान नहीं है बल्कि असमान है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया, केवल और केवल आपका पहला सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सत्य कथन बताना है। याद रखिएगा, इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा कह रहा है निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तीसरा कह रहा है उच्च वायुदाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। चौथा कह रहा है वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर गमन करते हैं। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपके सामने कूट भी है। ए में है पहला, तीसरा, चौथा सही है। बी में है दूसरा, तीसरा सही है। सी में है पहला, दूसरा, तीसरा सही है और डी में है कि सभी बातें सही हैं। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब और याद रखिएगा यहाँ पे लिखी हुई आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि जो वायुदाब है उसका जो क्षैतिज वितरण है वो किससे प्रभावित होगा, तो ये प्रभावित होता है वायु की ताप के द्वारा। दूसरा कह रहा है निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि निम्न वायुदाब क्षेत्र में ही हवाएं भरने के लिए आती हैं और अपने साथ नमी लाती हैं, जिससे बादल और ऐसी घटनाएं होती हैं, वर्षा होती है। उच्च वायुदाब क्षेत्र बादल मुक्त स्वच्छ आकाश का होता है, क्योंकि यहाँ से हवाएं दूर जाती हैं तो यहाँ पे बादल नहीं बनते हैं और आकाश बिल्कुल साफ सुथरा होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, बिल्कुल सही है। हमेशा हवा जो है वो उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगा और इसीलिए पृथ्वी पे बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं इन्हीं गतियों के कारण। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। पहला, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन स्थानीय पवन कहलाते हैं। दूसरा कह रहा है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन कहलाती हैं। तीसरा कह रहा है किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन अस्थायी पवन कहलाती है। आपके सामने है 3 ऑप्शन और आपके सामने कोड भी है। ए में केवल पहला, बी में केवल दूसरा, सी में दोनों और डी में है कोई नहीं। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखिएगा आपका जो सही है वो है आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा। पहला क्यों गलत है? वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को स्थानीय नहीं बल्कि अस्थायी पवन कहते हैं, क्योंकि ये वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं तो अस्थायी हैं। ऋतु के अनुसार जो बदल जाएं वो मौसमी पवनें हैं। किसी छोटे से क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जो दिन में या किसी विशेष समय में चलती हैं वो पवनें कहलाती हैं आपकी स्थानीय, जैसे कि लू भारत का स्थानीय पवन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दोनों अपोजिट बातें कर रहे हैं। पृथ्वी पे 3 तरह की पवनें चलती हैं, आप सभी को पता होगा। एक आपका जीरो की तरफ चलता है और एक आपका इस तरह से, यानी कि जो जीरो की तरफ चलते हैं पवनें ये कहलाते हैं आपकी पूर्वा, और जो यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं ये कहलाते हैं आपके पछुआ, और जो ध्रुवों से नीचे की तरफ आते हैं वो कहलाते हैं आपके ध्रुवीय। ये 3 आपके अस्थायी पवन हैं। बाकी आपके स्थानीय पवनें चलती हैं। स्थानीय पवनें गर्म और ठंडी दोनों होती हैं, जैसे चिनूक, फान, जोंडा, हरमट्टन, भारत में लू, ऐसे ठंडी गर्म दोनों स्थानीय पवनें होती हैं। और आपकी मौसमी पवनें जैसा कि मानसूनी पवन है जो मौसम के अकॉर्डिंग बनता है और फिर ये पवनें समाप्त हो जाती हैं या ये अपना रुख बदल देती हैं। तो बच्चा लोग ये आज के शानदार प्रश्न थे जो आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रश्न अच्छे लगे होंगे और क्लास की व्याख्या भी अगर अच्छे से समझ में आ रहा है क्लासेस, तो क्लासेस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका छोटा सा योगदान हमें थोड़ी सी ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है और फिर हम और भी मेहनत से काम कर पाते हैं। तो छोटा सा योगदान ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में बातों को लिख सकते हैं, अपनी डिमांड सकते हैं, अपना सुझाव रख सकते हैं। कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगी। तो कोशिश जारी है और आपका सहयोग भी हमें मिलता रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू।